आज का विषय है इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉन। इस वीडियो में लॉन क्या है, इसके प्रयोजन क्या होते हैं और लॉन स्थापित करने के लिए उपयुक्त घास कौन कौन सी होती हैं, लॉन की स्थापना कैसे तथा प्रबंधन की क्या प्रथाएं हैं, उन पर चर्चा की गई है। इसी लॉन बहुवर्षीय घास से बना एक ग्राउंड कवर है जिसे करीब से काटने पर देख सकते हैं। साथ ही उचित प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता होती है। लॉन इज ए ग्रीन कारपेट ऑफ पेरिनियल ग्रास which persist in close moving and requires proper maintenance। लॉन उद्यान का दिल एवं सामाजिक जीवन का केंद्र है। लॉन उद्यान का ऐसा केंद्र है जिसके चारों ओर उद्यान के अन्य तत्व ऐसे क्रम में स्थापित किए जाते हैं जैसे राज दरबार में राजा केंद्र में स्थित होते हुए अपने दरबारियों को चारों ओर रखता है। लॉन सर्वदा हरे भरे नज़रिए से आँखों को सुखद दर्शन देता है। हरा भरा लॉन विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में ताजगी प्रदान करता है। लॉन अलंकृत पौधों एवं दृश्यों के आकर्षण एवं सुंदरता का आनंद कराने वाला सर्वोत्तम सामने का हिस्सा है। के लिए उपयुक्त घास वो मानी जाती है जो वर्ष भर ताजी व हरी दिखे, शीघ्र वृद्धि करने वाली हो, रोग एवं कीट के प्रकोप से मुक्त हो, शीत एवं सूखा रोधी हो, कोमल स्पर्श वाली हो, फाउल एवं दुर्गंध न आती हो। लॉन की स्थापना के लिए दूब घास नंबर 1 पर आती है। बोटेनिकली उसे साइनोडॉन डेक्टाइलॉन कहते हैं। दूसरी घास है सेंट अगस्टीन ग्रास, बफेलो ग्रास भी इसे बोलते हैं। स्टेनोटेफ्रम सिकंडेटम चेन ग्रास है। स्पोरोबुलस ट्रिमुलस किकुयू ग्रास है। पेनिसेटम क्लेडिस्टिनम जापान ग्रास है। जोइसिया जापोनिका। नेक्स्ट ग्रास है आपकी मनीला ग्रास, जोइसिया मेट्रेला। और बहुत अच्छी प्रसिद्ध घास है आपकी कोरियन वेलवेट कारपेट ग्रास, जोइसिया टेनिफोलिया। फेस्की ग्रास, फेस्टुका। कारपेट बेंड ग्रास, एग्रोस्टिस प्लूस्ट्रिस। बहिया ग्रास, पस्पेलम नोटेटम। और आपको ये बता दें कि जो आपकी दूब घास है बरमूडा ग्रास, इसकी कुछ किस्में हैं जैसे कलकतिया, हरियाली, सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 8, बरगोस्टो, पलना, पनमा इत्यादि प्रमुख इसकी किस्में हैं। यहाँ दर्शाया गया है। पहले नंबर पे है बहिया ग्रास, पस्पेलम नोटेटम। दूसरे नंबर पे बरमूडा ग्रास जिसे दूब घास कहते हैं, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। तीसरे नंबर पे सेंट अगस्टीन स्टेनोटेफ्रम सिकंडेटम। चौथे नंबर पे दर्शाया गया है जापान ग्रास, दैट इज जोइसिया जापोनिका। फिर वेलवेट ग्रास है जिसे कोरिया ग्रास भी बोलते हैं, यह जोइसिया टेनिफोलिया। और मनाली ग्रास दैट इज जोइसिया मट्रेला। ये प्रमुख घास है। की स्थापना है तो सर्वप्रथम हम जल भराव मुक्त स्थल का चुनाव करते हैं। उसके बाद मई जून के महीने में पहले 45 सेंटीमीटर तक गहराई गुड़ाई करके उसको धूप में खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद 15-20 दिन के बाद 2-3 और गुड़ाई करके मिट्टी के बिल्कुल महीन कर लिया जाता है और उसके ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी सड़ी गोबर की खाद की तह बिछा दी जाती है। तत्परांत सिंचाई कर दिया जाता है। सिंचाई के बाद 1 सप्ताह के उपरांत 8-10 दिन में आप देखते हैं कि उसमें खरपतवार कुछ जमे हुए होते हैं। उन खरपतवारों को हाथ से नष्ट कर दिया जाता है। या बड़ा क्षेत्र है तो पैराक्वाट या ग्रामेक्सोन 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना करके छिड़काव करके खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद
हल्की गुड़ाई करके घास का, जो आप चाहते हैं घास का रोपण करना, उस किस्म को उसमें रोपित कर देना चाहिए। घास की स्थापना करने की निम्न विधियां हैं। पहला है सीडिंग, दूसरा टर्फ प्लास्टरिंग, तीसरा डिबलिंग और प्लगिंग, फोर्थ टर्फिंग और सॉर्डिंग, पांचवा स्प्रिगिंग, सिक्स्थ स्टोलोनाइजिंग। पहला विधि बाई सीड है। इसमें हम खरपतवार रहित घासों के बीज 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से लेते हैं। इसको 200 से 250 किलोग्राम बालू या बुरादा में मिला देते हैं, जिससे कि हम समान रूप से फील्ड में इसे फैला सकें बीज को। बीजों का छिड़काव फैलाने के बाद हल्का रोलर चला देते हैं। आवश्यकता अनुसार पुआल से ढक देते हैं। अंकुरण होने तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करते हैं। इस विधि में श्रम की कम आवश्यकता होती है, परंतु लान समान रूप से विकसित नहीं होता। जहाँ तक दूसरी विधि का सवाल है, इसमें टर्फ प्लास्टरिंग में घास को 6 सेंटीमीटर तक के लंबाई में टुकड़े में काट लिया जाता है और उसे गोबर की सड़ी खाद, मिट्टी और पानी के साथ मिश्रण बना दिया जाता है। एक लेप पूरे क्षेत्र में फैला दिया जाता है। फिर इसमें बराबर नमी बनाए रखते हैं और सभी जो घास के टुकड़े प्लास्टरिंग किए गए थे सभी में अंकुरण हो जाता है। इस प्रकार से भी लान तैयार हो जाता है। नेक्स्ट विधि है तीसरी, जो आपका यहाँ दिखाया गया है, डिबलिंग और प्लगिंग। भारत में डिबलिंग नाम से मशहूर है, जबकि उसे हम विदेशों में प्लगिंग के नाम से भी जानते हैं। प्लगिंग बना है इस प्लग से, मतलब घास का ऐसा छोटा तना वाला जिसमें जड़ें हो और मिट्टी लगी हो, उसे हम प्लग बोलते हैं। डिबलिंग में भी जड़ में मिट्टी लगी रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जड़ सहित तना वो भी होता है। हम उसमें 10 सेंटीमीटर के दूरी पे बने छिद्रों पर रोपित कर देते हैं। और प्लगिंग में भी हम वही जो गुच्छे सहित घास के टुकड़ा जिसमें जड़ हो उसको लगा देते हैं। जब तक घास स्थापित नहीं हो जाती है, हम बराबर पानी का छिड़काव करते हैं। यह कार्य जून से सितंबर तक किया जाता है। इसलिए इस विधि में घासें जो हैं लान जल्दी तैयार होता है, लेकिन इसमें पैसे का खर्च ज़्यादा है, अधिक है, और इसलिए हम दूसरी विधि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टर्फिंग की और सॉर्डिंग की, इसमें पहले से स्थापित लान से हम वर्गाकार या आयताकार या स्ट्रिप के रूप में इस प्रकार के टुकड़े निकाल लेते हैं और उन्हें, अगर स्ट्रिप्स है लंबी है तो क्या कहते हैं, उन्हें हम रोल कर लेते हैं। इसमें 1 से 2 इंच तक की जड़ें रहती हैं और उन्हें हम जहाँ पर लान स्थापित करना हो वहाँ पर फैला करके, आप देख रहे हैं फैलाया जा रहा है। उसके बाद इस पर रोलर हैवी चला दिया जाता है और बराबर नमी बनाए रखी जाती है। इसके बाद यह शीघ्र इससे लान तैयार हो जाती है, सबसे ज़्यादा जल्दी, और इसमें सबसे कम समस्या होती है। इस प्रकार की लान स्थापित करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें समस्या भी नहीं होती है, लेकिन कॉस्टली। एक विधि है स्प्रिगिंग। ये आपके सामने स्प्रिग है। स्प्रिग इस रूप में होता है। स्प्रिगिंग में स्प्रिग्स को कुड़ों में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। कुड़ों को मिट्टी से भर दिया जाता है। उसके उपरांत हम बराबर सिंचाई करते रहते हैं। यह विधि प्लगिंग की अपेक्षा कम खर्चीली होती है, लेकिन ये अपने यहाँ इस विधि का प्रचलन बहुत कम है। स्प्रिगिंग जैसी है स्टोलोनाइजिंग इसे कहते हैं। इसमें थोड़ा अंतर है कि स्प्रिग इसमें हम केवल फैला देते हैं, छितरा देते हैं और फिर क्या कहते हैं, हल्का मिट्टी और फिर सिंचाई कर देते हैं। इस प्रकार से ये लान तैयार हो जाता है। लान में घास रोपण के उपरांत हम उसकी देख रेख कैसे करेंगे, इसका वर्णन आगे हम कर रहे हैं। लान की सिंचाई की बात है तो हर बार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की विधि चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो काफ़ी पानी और श्रम की बचत करता है। इसलिए स्प्रिंकलर सिस्टम पर जोर देना चाहिए। सिस्टम दिया गया है जो कि रेनगन
इसमें लगा हुआ है उसके थ्रू क्या कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम से इरिगेशन की जाए। करना लान को खरपतवार मुक्त रखने हेतु एक अच्छा आवश्यक कदम है। जैसे ही लान स्थापित हो जाए, लान से बराबर खरपतवार निकालते रहना चाहिए। यह एक नियमित प्रयास होना चाहिए। खरपतवार निकालने के लिए पतले फलक वाली खुरपी का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार निकालते समय खरपतवारों को जड़ सहित निकालना चाहिए। के आसपास के जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। के आसपास के जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मोइंग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मोइंग के लिए अच्छे मोवर की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी मौसम में लान के घास की ऊंचाई 5 से 6 सेंटीमीटर रखना जरूरी रहता है। इस कार्य के लिए समय समय पर मोइंग की आवश्यकता पड़ती है। ये मोवर द्वारा लान की मोइंग की जा रही है, आप इसे देख सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक कार्य है। के बाद स्वीपिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कटी घास लान से बाहर करना होता है। जो मोइंग के समय में अगर बॉक्स से निकल गई होती है, उस घास को और गिरी पत्तियां बाहर से जो या पेड़ों से गिरी हुई है उनको इकट्ठा करके बाहर कर देना होता है। यह बहुत ज़रूरी कार्य है। घास को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक 10 स्क्वायर मीटर क्षेत्र पे 100 से 150 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 3 से 6 किलोग्राम आपको चूना और 3 से 5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ये जून के महीने में देना चाहिए। और उसके अलावा क्या कहते हैं, प्रति 10 स्क्वायर मीटर क्षेत्र के लिए 500 ग्राम एक मिक्सचर बनाया जाता है, जिसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 2 हिस्सा होता है और 1 हिस्सा सिंगल सुपर फास्फेट और 1 हिस्सा पोटेशियम सल्फेट का होता है। इसको मिलाकर 50 से 60 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर एरिया में दें या 500 ग्राम प्रति 10 स्क्वायर मीटर एरिया में देना चाहिए। यदि घास को किसी विशेष प्रयोजन में हरा भरा रखना है तो 0.3% यूरिया के घोल का भी छिड़काव लाभप्रद माना गया है। लान को प्रयोग में लाने से या पैदल चलने से एक कड़ी परत जम जाती है नीचे, अतः उसे खुरपी की सहायता से खरोंच करके हटाया जा सकता है और रेक द्वारा फिर उस ढेलों को जो निकले हैं उसको महीन कर दिया जाता है। यह कार्य अप्रैल मई में करना चाहिए। यह भी बहुत ही आवश्यक कार्य है, जिससे कि जो घासें हैं वो हरी भरी बनी रहें और उन्हें खुराक पोषक तत्व मिलता रहे।